हेलो टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज यानी 27 फेब को मैथ का एग्ज़ाम हो चुका है, जो काफ़ी इजी था। यानी लास्ट ईयर की तरह अगर क्वेश्चन को कंपेयर करें तो क्वेश्चन अब की इधर-उधर से नहीं थे। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी और अदर कुछ प्रिकॉशन से लिए गए थे, है ना। लास्ट ईयर ये होता कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया गया था, फिर कुछ नंबर्स बोनस में दिए गए थे। अब की ऐसा नहीं था, अब की पेपर काफ़ी ईजी आया था। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो अब की पेपर बन रहे हैं तो बस बन रहे हैं, तो ईजी आने के बहुत चांसेस हैं। इसी ऑर्डर में मैथ का पेपर भी बहुत ईजी आया था। तो अब सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, यानी एक ही दिन का गैप है फिजिक्स के पेपर के लिए। तो इसी को ध्यान में रखकर आज की वीडियो जो है वो फिजिक्स के ऊपर ही होगी। यानी इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के यूपी बोर्ड के जो भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उन्हें लगाएंगे ताकि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और टाइम बचे, और जो जो नए नए क्वेश्चन आने वाले हैं उनके हम लोग तरीके को समझ सकें, यानी नए नए क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपको आ जाए। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट ईयर के 2017 सेट नंबर 1 से सेट नंबर 4। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं भी तो आगे भी हम लोग कोशिश कर लेंगे इसी वीडियो में कवर करने की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा सेट नंबर 1, ये देख रहे होंगे आप जैसा 2017 और सेट नंबर 1। तो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, एमसीक्यू लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहला जो पेज होगा हम लोग का एमसीक्यू से रिलेटेड ही होगा, और अगर उसी में ही गलत नंबर मिल गए या गलत क्वेश्चन हो गए तो एग्जामिनर आपकी एक ऐसी इमेज बना लेगा कि बच्चे को नहीं आता ज़्यादा, है ना। तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद संतुलित करने वाले तेल की बूंद को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। यानी एक नंबर का न्यूमेरिकल ले लिया गया है। ऐसे तो हम यहाँ देख सकते थे कौन सा आंसर सही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ही आए, यानी कुछ डिजिट बता सकते हैं। हो सकता है एक नंबर में ही क्वेश्चन दे दे, मतलब अभी तो एमसीक्यू है, इसमें सॉल्यूशन नहीं करना होता है, लेकिन जो एक नंबर क्वेश्चन इसके नीचे आते हैं उसमें हम लोग को सॉल्यूशन करके दिखाना होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी जो आवेश दिया है वो दिया है 3 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश मतलब क्यू दिया है 3 इलेक्ट्रॉन, और ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1.6, यहाँ लिख लेते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और मास दिया हुआ है m इक्वल्स टू 0.001, वो भी मिलीग्राम में। तो इसको पहले हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। पॉइंट हटेगा 1000, 1/1000 को ऊपर लिखेंगे 10⁻³ और मिलीग्राम को अगर किलोग्राम में बदलते हैं तो 10⁻6 कर देते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल हो जाएगा 10⁻⁻9 kg, यानी हम लोग का मास निकल आया है और क्यू दिया हुआ है। तो हमको निकालना है तेल की बूंद को बैलेंस करने के लिए हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको न्यूमेरिकल में किया हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं न्यूमेरिकल में भी, बस आपने एनसीईआरटी के अलावा न्यूमेरिकल को लगाया हो तो देखते हैं। नीचे हो जाता है mg, क्योंकि ग्रेविटी लगती है, तो उस की वजह से जो फोर्स लगता है mg, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फोर्स होता है वो होता है F इक्वल्स टू QE। अब क्योंकि हम जानते हैं दोनों फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे, फोर्स दोनों सेम है, इसलिए F1 इक्वल्स टू F1 लिख सकते हैं, यानी F इक्वल्स टू एक हो जाएगा F इक्वल्स टू QE और एक हो जाएगा mg। हमें निकालना है क्या है, E की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल्स टू mg/Q। और ध्यान रखना, जितने भी एक नंबर क्वेश्चन आते हैं उसमें हम लोग ग्रेविटी 9.8 ना लेके हम लोग डायरेक्ट लेते हैं 10, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो मास आ गया था हम लोग का 10⁹ माइनस में, और ये जी है, जी का मतलब हो गया पूरा पूरा 10। क्यू हमने निकाल ही लिया था, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपर 10⁻⁻8, ये माइनस ये प्लस में, तो हो जाएगा -8 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 4.8, ये हो जाएगा 10⁻⁻19। सॉल्व करने पे ऊपर हम देख सकते हैं कि 10⁻⁻8 लिखा हुआ है, -19 ऊपर जब जाएगा हो जाएगा प्लस का, और अपॉन में हो जाएगा 4.8। इसको और सही से लिखते हैं, ये होगा कुछ सॉल्व करने के बाद 10 की घात, ये हो जाएगा पूरा पूरा 11/4.8। अभी जो लिखा है 10 की घात 11, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10⁻10, ये 4.8, पॉइंट हटाएंगे एक और 10 बढ़ेगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें
तो लगभग ये जाएगा 5 में और ये जाएगा 24 में। फिर से करेंगे ये 12 में और ये 5 में, तो हो जाएगा ऊपर 25/12 मल्टीप्लाई 10 की घात 10। इसको जब काटेंगे तो 12 दुना 24.0 या समथिंग, यानी लिख सकते हैं 2.0 समथिंग आएगा, यानी 2.0 मल्टीप्लाई 10 और ई का मात्रक होता है। वैसे तो ई के काफ़ी मात्रक है, उसके भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अमूमन हम लोग लिखते हैं V/L, जहाँ पे V मतलब होता है वोल्ट, L का मतलब लेंथ के लिए मीटर, यानी यहाँ पे M लिख देंगे तो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.0। लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन ये बताने में लेंदी हुआ क्योंकि कैलकुलेशन है, जैसे पेपर में हम लोग को यहाँ पे सोल्यूशन नहीं करना है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2.04 मल्टीप्लाई 10 वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, मतलब किस जगह नहीं करता है ये हम लोग को बताना है। तो जो आवेश का खोखला गोला होता है, ये मान लेते हैं आवेश है, मतलब खोखला गोला है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चालक जो गोला होता है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर अगर हम उसके केंद्र पे आवेश भेजते हैं तो वो केंद्र से चलता हुआ पूरी सतह पर आवेश फैल जाता है। ये किस कंडीशन में होता है, जब ये चालक होता है। और जो अचालक होता है उसमें क्या होता है कि जहां पर हम आवेश देते हैं आवेश सिर्फ और सिर्फ वहीं बैठता है, यानी किसी पर्टिकुलर ए क्षेत्र में देंगे तो वहाँ प्लस ही रहेगा, और अगर बी में देंगे तो वहाँ पे प्लस पड़ा रहेगा, यानी ये हिल्टर उल्टर नहीं है। क्वेश्चन कैसे घुमाया, क्वेश्चन दिया खोखला गोला, यानी खोखला गोला है और उसमें आवेशित जो आवेश है वो इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहाँ नहीं करे, कहाँ नहीं करेगा, तो इसका आंसर होता है जो इसके जो अंदर के बिंदु होते हैं, अंदर के बिंदु, क्योंकि खोखला गोला है इसलिए यहाँ पर आवेश नहीं पहुंच सकता, तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो हो जाएगा सही। इस पे भी ध्यान रखना कि चालक गोले में आवेश फैल जाते हैं और अचालक में जहां पर आवेश देते हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं रहता है, अपने आप फैलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है गा नंबर, एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है और नाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं कला में संबंध होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है एलसीआर सर्किट। एल का मतलब होता है स्व प्रेरकत्व, सी का मतलब हो गया संधारित्र और आर का मतलब हो गया प्रतिरोध। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, धारा एक्स अक्ष में और ये वाई वाई डैश में, वी एल और ये वी सी। मतलब कहने का है कि वी एल यानी वोल्टेज एल के केस में, यानी जब इंडक्टर लगा होता है तो वोल्टेज आगे होता है धारा पीछे होती है, और सी के केस में धारा आगे होती है वोल्टेज नीचे का मतलब पीछे हो गया। तो इस तरीके से दोनों जो वैल्यू होती है आपस में कैंसिल हो जाती है, हम लोग डायरेक्ट ही बता सकते हैं दोनों के आंसर होंगे जीरो, इनके बीच में ये हम लोग कला बता सकते हैं। लेकिन एक नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला था tan phi इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन कितना 4। ये अच्छा, ये जो कैंसिल होता है ये सिर्फ और सिर्फ अनुनाद की स्थिति में होगा, क्योंकि वो स्थिति वो होती है कि लगभग एक्सएल और जो एक्स सी होते हैं वो उनकी वैल्यू लगभग सेम हो जाती है। तो जब वैल्यू दोनों की सेम होंगी तो ये हो जाएंगे कैंसिल, तो ये बचेगा जीरो। अब tan में सोचो जीरो किसकी वैल्यू होती है, तो हो जाएगा tan जीरो, तो tan से tan कैंसिल और फाइव इक्वल्स टू कितना गया जीरो। तो इस हिसाब से जो भी ऑप्शन में जीरो नंबर होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, फोटोन का गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मुले बेस पे भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम माने कि E इक्वल्स टू हो जाएगा एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन के नियम से एम सी स्क्वायर, वहीं की वहीं E एक और होता है वो होता है एच म्यू, या इसको एच सी अपॉन लेमडा भी लिखते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। देखो होता है एच म्यू, अब क्योंकि म्यू को हम लिखते हैं सी अपॉन लेमडा, क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, सी जो होते हैं इन लबेड़ के बराबर होता है, लबेड़ इज द सेंस वही अपना फ्रीक्वेंसी और वही अपनी तरंग दैर्घ्य। तो कंफ्यूज होना, सी इक्वल्स टू लिखना, डायरेक्ट जो भी इनकी दोनों गुण होते हैं वो मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। अब दोनों क्योंकि एनर्जी सेम होंगी तो वो लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, तो सी से सी हो जाएगा कैंसिल, और पूछ क्या रहा है, एम पूछ रहा है, तो ऑफकोर्स एम बचेंगे और यहाँ पर सी नीचे भेज देंगे, तो एच सी लेमडा हो जाएगा, एच अपॉन सी लेमडा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया था एच जो होगा प्रांग नियतांक और ये सब चीजें दी है। फिर हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है। एक लाइन का क्वेश्चन पूरी बुक में डायरेक्टली छपा हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है मूल ऊर्जा स्तर में वो होता है एच अपॉन टू पाई। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, दो लेंस जिनकी शक्तियां 4D और 2D है संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी। ये वाकई में एक ही नंबर का क्वेश्चन है, बहुत लेवल इसका डाउन है, क्योंकि इसका डायरेक्टर फॉर्मूला जो हम लोग को पता होता है कि पी जो होता है टोटल, वो जितने भी पी होते हैं जो भी संपर्क में रखे हुए हैं उनके बराबर होता है, वो भी होगी। और ध्यान रखना यहाँ साइन के साथ होता है, साइन का साथ का मतलब है ये प्लस में तो प्लस में लेना, ये माइनस में तो माइनस में। 4 - 2 यानी 2, तो 2 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, ये हमें पता होता है कि 4D लिखा है प्लस में तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, ये माइनस में तो अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, E = 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R के साथ कैसी परिवर्तित होगी। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे अक्सर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता करना क्या है इसमें। यानी फॉर्मूला याद होता है और थ्योरी याद होती है लेकिन कंसेप्ट नहीं पता इसमें करे क्या। तो देखो कुछ नहीं करना है, कि जो कह रहा है बस वो हम लोग को शर्त अप्लाई करनी है। पहले E = 0 लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, तो पहले हम ये बता सकते हैं कि दोनों से रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा होता है। हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है E = V/L, यही फॉर्मूला होता है इन दोनों का। अब कह रहा है E क्या रख दो, 0 रख दो, यानी यदि E की वैल्यू क्या कर दे 0, तो खुद ही सोचो 0 = हो जाएगा V/L, और L का मल्टीप्लाई होगा 0 से, L का मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो V = क्या हो जाएगा 0। अब 0 बताओ क्या नंबर है, एक अचर पद है, और अचर को बोलते हैं नियत नंबर, यानी नियतांक है। 0 क्या है, नियतांक नंबर, यानी किसी केस में अभी हम लोग वोल्टेज को 0 कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, ये देखो लिखा हुआ है V = नियत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। और खुद ही देखो आगे भी लिखा है R पर निर्भर नहीं, R पर निर्भर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर R की वैल्यू कोई आ ही नहीं रही, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होगी। देखो पहले दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं 1.6 मल्टीप्लाई -19 कूलम, हालांकि n सिर्फ और सिर्फ दिया है 1, और q इसको लिखते हैं ना, q = 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। फिर कह रहा है विभवांतर कितना है 500, यानी सिंपल हमें बस ये सोचना है कि ऐसे कौन से फॉर्मूलाज हैं जिनमें ये दोनों चीज आती हैं। तो हम जानते हैं कि E = होता है कि जो वोल्टेज होता है वो यही होता है कि हर एक कूलम पर किया गया W जैसा काम। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, V × Q। अब यही W ऊर्जा के संरक्षण से जो कि परिवर्तित हो सकते हैं, यानी ऊर्जा जो दुनिया भर की है, दुनिया भर की जितनी भी एनर्जीज है उनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल, और ये होता है ½ mv², यानी W इक्वल होगा K के, और K की वैल्यू होती है 1/2 mv²। ये ध्यान रखना कि वोल्टेज का भी कैपिटल से, और जो वेलोसिटी उसका जो भी होगा वो स्मॉल से बनाना, नहीं तो नंबर कट हो जाएंगे। तो ओवरऑल हम ये समझ गए कि एक W होगा VQ के इक्वल, और एक W हो जाएगा ½ mv² के इक्वल। तो जब दोनों W एक ही हैं तो क्यों ना इनकी वैल्यू भी हम लोग कर दें एक जैसी, तो हो जाएगा VQ = ½ mv²। अब क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है तो ऑफ कोर्स जो भी चीज़ बची हुई है उनको भेज देंगे दूसरी साइड। तो अब हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई वोल्टेज दिया था 500 मल्टीप्लाई कूलम, सॉरी आवेश यानी वही चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, और m किसका, इलेक्ट्रॉन दिया था, तो हो जाएगा 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31, ये हो जाएगा V²। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये होगा 5 का मल्टीप्लाई 2 से 1000, पूरा पूरा लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, 1000 आएगा तो यहाँ पर 3 जीरो यानी 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, अपॉन में है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31, यानी इसको भी ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा प्लस में। अब 9.1 और जो 1.6 है इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा कुछ ऑलमोस्ट 90 60 यानी 16 वो 0.17 मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे सॉल्व, 31 है यहाँ पर लिखा है 31, ये लिखा है 3, तो हो गया 34, और 34 में जब 19 लेस करेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 यानी ये हो जाएगा 34, 34 ये हो जाएगा यानी 5 और ये 15 यानी पूरा हो जाएगा 50।
अब इसको हम लोग एक नंबर आगे लिख लेते हैं, 1.7 मल्टीप्लाई 10^14। ये आया है v²। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा रूट में 1.3 मल्टीप्लाई 14 निकलेगा 10^7 में। तो ये हो जाएगा आंसर 1.3 मल्टीप्लाई 10^7। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि धारती परिपथ में धारा विभवांतर के क्या होता है। अभी पीछे बताया कि जो धारती होता है मतलब संधारित्र होता है यानी सी होता है, इस केस में जो धारा होती है वो क्या होती है, वोल्टेज से आगे होती है। और इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये आई इधर बी सी इधर। तो इसमें क्या होगी, धारा पूछ रहा है, धारा विभवांतर के आगे होती है यानी अग्रगामी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम लोग ये देखें कि वायु के सापेक्ष जल लिखा है तो हम लिखते कैसे हैं, वायु के सापेक्ष जल मतलब वाटर ले लेते हैं, W = 4/3 दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है वायु के सापेक्ष जल, उसके बाद कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच। वायु के सापेक्ष, ये एवं का मतलब यही है कि बारी बारी हम लोग को वायु के साथ ही लेना है, और हम लोग जितने भी अपवर्तनांक नापते हैं वायु के सापेक्ष ही लेते हैं जनरल तौर पर, जबकि कुछ एक्स्ट्रा ऐड ना हो। तो इन जी मतलब ग्लास यानी कांच ही हो जाएगा 5/3। क्वेश्चन का नेचर ही ऐसा होता है कि वायु लिख दिया तो बारी बारी हम लोग उसको कंसिडर कर लेंगे। अब पूछ क्या रहा है, कांच का जल के सापेक्ष। देखो लैंग्वेज ध्यान रखना, कांच का पहले लिख दिया है तो कांच ना लिखना पहले। असल लैंग्वेज ये होती है कि जल के सापेक्ष कांच का, जिसके जो सापेक्ष होता है वो बाद में लिखते हैं और जो सापेक्ष होता है वो पहले। सापेक्ष कौन, देखो क्या कर रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी जल के सापेक्ष, ये लैंग्वेज होती है। क्या लिखते हैं इसको, जल के सापेक्ष कौन, कांच। ये जरूर ध्यान रखना। ये तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे कांच का तो कांच पहले लिख देंगे, जल ऐसे लिख देंगे, आंसर हो जाएगा गलत। लिखना क्या है, जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष किसका, कांच का, यानी WNG। ये निकालना है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है, WNG जो लास्ट में लिखा रहता है उसको ऊपर लिखते हैं ए के सापेक्ष, ए से रिलेट करते हैं, और बाद वाला यानी पहले वाला नीचे। देखते हैं इसको फिर से देखते हैं। यानी अगर फॉर्मूला है WNG तो जो G है उसको ए के सापेक्ष पहले लिखेंगे, उसके बाद बचा कुछ यानी W नीचे लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू हम लोग को दी हुई है, वैल्यू हो जाएगी ANG की वैल्यू दी है 5/3 और इसकी वैल्यू दी है 4/3। अब जानते हैं कि जो अपॉन के नीचे अपॉन होता है उसको ऊपर भेजते हुए वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 5/3 ये हो जाएगा रिवर्स, 3/4, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 5/4। तो देखते हैं पहले ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हो जाएगा बिल्कुल सही, 5/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। फिर से देखो रिपीट होना चालू हो गया क्वेश्चन। यानी इसी तरीके से अगर क्वेश्चन अच्छे खासे हम लोग क्वांटिटी में करते हैं तो काफी चांस है कि 2 से 3 तो क्वेश्चन फंसे जाएंगे, और 6 में ऑप्शनल वाले में 6 में अगर 3 फंस जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंप्रेशन इसी से ही पड़ेगा, क्योंकि ये पहला पैच होता है। फोटोन की गति द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा, तो फिर से वही करते हैं। हम लोग जानते हैं कि E = होता है hν, और यही E = होता है mc², और क्योंकि द्रव्यमान निकालना है तो हो जाएगा mc² = hν। अब m के लिए क्या होगा, hμ/c², hμ/c²। इसमें भी शायद पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी कभी कहीं c² नहीं दिया है तो सिर्फ इसमें, और हम जानते हैं c² तो m भी नीचे आ रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो लिखा है hμ/c², पीछे c² के फॉर्म में नहीं दिया था, तो हर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, बट रिपीटेड है। अच्छा, इसी तरीके से अगर m निकाला है हम लोग इसमें संवेग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि संवेग क्या होता है P = mv। m क्या दिया है, hμ/c²। अब क्योंकि प्रकाश की चाल है तो ये इसकी भी वेलोसिटी हो जाएगा c, तो इससे भी हम लोग c कैंसिल करके देखो संवेग भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया इधर का। अब बढ़ते हैं आगे, यानी ये सेट हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है सेट नंबर 3 का, कि किसी समय t पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स इतना दिया हुआ है, t = 2 पर हमें कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। देखो चीज ध्यान रखो, इसमें वर्ड लिखा है तात्क्षणिक। क्लास 11th में एक चैप्टर था तात्क्षणिक
वेग वेलोसिटी में पढ़ते थे, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी जो बहुत ही कम टाइम में चेंजमेंट होता था वेलोसिटी में, वो वाले चैप्टर। हम लोग डी अपॉन डी एक्स यानी अवकलन निकालते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, और दिया भी क्या है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल मतलब हम जानते हैं जो ई होता है, ये देखो फाई दिया हुआ है, ई जो होता है क्या कहते हैं, हल्का सा चेंजमेंट फाई में हल्के से टाइम में, इसी को ही बोलते हैं तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, है ना। अवकलन में जो डी लगाते हैं उसका मतलब होता है बहुत कम टाइम में चेंजमेंट, ये दर होती है उसकी। तो साफ साफ पता चल गया कि फाई का हमें डी अपॉन डी टी निकालना है, और फाई हमें क्योंकि दिया हुआ है तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो फाई कोस्ट हो जाएगा 5t³ माइनस 100t प्लस 300। अब इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ किसका, फाई का, इधर भी हो जाएगा डी अपॉन डी टी पूरी इक्वेशन का, 5t³ माइनस 100t प्लस 300। अब इसका जो अवकलन करेंगे अंदर डी अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3t² माइनस 100t का हो जाता है 1। ये मैथ का है, और अगर जो बायो के बच्चे हैं उनको भी क्लास में ये कम से कम जनरल चीज़ तो सिखाई गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, 5 15t² माइनस का 100। अब ये हम लोग का पूरा ई आ गया, ये होता है ना ई के बराबर। अब लेकिन टी आ रहा है, इसलिए उसने टी भी दिया है कि टी का चेंजमेंट कितने टाइम में हुआ है, सॉरी जो ई का है उसका चेंजमेंट हुआ है टी के 2 टाइम में, 2 सेकंड में। तो अब टी की जगह पर गिवन वैल्यू रखते हैं यानी 2, और ये हो जाएगा स्क्वायर 100 और 15 ये 4 यानी 60 माइनस 100, दैट मीन्स माइनस का 40 वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर होगा सेकंड, सॉरी फर्स्ट, वो हो जाएगा आंसर -40। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर के में भी आने के चांस रहते हैं। इस टाइप क्वेश्चन एक नंबर में, 2 नंबर में भी आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय तरंगे नहीं है। इसके साथ साथ आप लोग को जितने भी तरंगदैर्घ्य की रेंज दी है और जो आवृत्ति की रेंज दी है वो भी याद करनी होगी। कभी कभी इसका परास भी पूछते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक याद कर लो। जैसे तरंगदैर्घ्य मतलब लेमडा, ये मतलब म्यू, कोई भी एक याद कर लो। जैसे मान लो कि याद कर लिया आपने तरंगदैर्घ्य, तो हम जानते हैं सी कोस्ट होता है ये वैल्यू, और सी की वैल्यू हम लोग को पता ही होती है, सी मल्टीप्लाइड 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर ये आपको याद होगा, सभी जितनी भी रेज होती हैं विद्युत चुंबकीय में 7 होती हैं जैसे, तो अगर ये सबका याद होगा और ये पता ही, तो इससे हम लोग वी भी निकाल सकते हैं, वी नहीं मतलब म्यू भी। मैंने देखा कि बहुत से बच्चे रटा करते हैं, ये भी याद करते हैं, ये भी काटते हैं, फालतू ओवरलोड लोड करते हैं। तो आप एक याद कर लो बाई फॉर्मूला, दूसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो वो याद कर लेना। लेकिन इसमें क्या पूछा, कह रहा है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो गामा किरण ये तो है, एक्स किरण है, अवरक्त किरण ये भी है, बीटा किरण है। बीटा किरण हम जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन की जो बौछार होती है उसको बोलते हैं, ये शामिल नहीं होती है। जो बीटा किरणें होती हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में शामिल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला दिया है 25 प्रतिरोध का एक धारामापी 10 मिली एम्पीयर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप करता है। इसे 100 वोल्ट परास के वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक श्रेणी प्रतिरोध क्या होगा। देखो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होगा, देखो सिंपल क्या बनता है इसका, इसको लिखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक सिंपल सा परिपथ है जिसमें आर कितना दिया था, आर दिया हुआ था 25, और धारा कितनी बह रही थी, धारामापी में धारा बह रही थी 10 मिली एम्पियर। क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें विक्षेप हो जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको 100 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, तो कितना ओम जो होगा वो श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं श्रेणी क्रम में मान ले रहे हैं, आर डैश नाम का प्रतिरोध लगा दिया, आर डैश का प्रतिरोध लगा दिया, कब, जब वोल्टेज हमें गेन करना होगा कितना, 100 वोल्ट। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा ना, पहले था V इक्वल्स टू आई आर, लेकिन अब R के जगह पर क्या हो गया, ये R इसको मान लो 1, इसको मान लो R डैश। तो क्या दोनों श्रेणी क्रम में होने पर फॉर्मूले में चेंजमेंट लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं तब जाके हो जाता है R प्लस ये R1 प्लस R डैश, यानी अभी R था तो आई आर, अब R एक श्रेणी क्रम में, तो पहले तुल्य प्रतिरोध क्या होगा श्रेणी क्रम में, R प्लस R1 प्लस R2, इस हिसाब से निकाल लिया। उसके बाद वोल्टेज DI था, अब धारा क्या होगी, धारा भी दी थी, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो नया प्रतिरोध लगाना श्रेणी क्रम में उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो V है
वो हो जाएगा 100, क्योंकि दिया हुआ था। धारा दी है 10 मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये आर एक दिया हुआ था 25, और ये आर हम लोग को फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, 10 से पहले काट देते हैं 10, और ये -3 इधर आएगा प्लस में, तो पूरा पूरा हो जाएगा 10,004, या इसको 10,000 पूरा लिख देते हैं डायरेक्ट, और ये हो जाएगा बराबर 25 प्लस आर डैश। अब 25 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 10,000 में जब 25 लेस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 75, और यहाँ 9 यानी 9,975 9975। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9975। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन भी था। इजी हालांकि नहीं कह सकते हैं, ये क्वेश्चन एवरेज से तो ऊपर था, है ना। 1 नंबर में या 2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चेंजमेंट कर सकते हैं इसमें वैल्यू में, ये ध्यान रखना। फिर लिखा किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और आर में सबसे घिसा पेटा क्वेश्चन, हाई स्कूल से आता हुआ है। इसको आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा कि फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, F=R/2। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं ये, इनमें चेंजमेंट भी कर देते हैं। चेंजमेंट जैसे क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे 2, नीचे लिख देंगे 4, हालांकि होता वही है। या ऐसे लिख सकते हैं कि R=2F, है ना, ये ध्यान रखना। अगला है आकाश का रंग नीला होता है। अब क्वेश्चन सिंपल सिर्फ फैक्चुअल आ रहे हैं। जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, हम जानते हैं एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में एक घटना होती है प्रकाश की, उसको बोलते हैं प्रकीर्णन, है ना, जिससे आकाश का रंग नीला होता है। और ये भी याद रखना, इसमें पूछता है जैसे कि तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा होती कम होती, तो जैसे बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। तो इसी तरीके से लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा हो जाएगी ना, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धचालकों में वैद्युत चालन चालन के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जानते हैं कि अर्ध जो चालक होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एज वेल एज कोटर भी होते हैं, है ना। एन संधि पी संधि में आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अब सेट नंबर आता है 4, 2017 का सेट नंबर 4। लिखा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन के लंबवत करने का जो पथ होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने का पथ, यहाँ मिस प्रिंट है कुछ, यहाँ पर होगा अन्य इलेक्ट्रॉन। एक 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 समान चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन के लंबवत मान लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, उसके लंबवत प्रवेश करने से या उसके लंबवत प्रवेश करने पर इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। अगर ये मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन एक लंबवत जा रहा है तो दोनों मिलके जो अपनी पथ बनाएंगे वो होगा, अगर 2D में देखेंगे वो तो लगेगा वृत्ताकार, लेकिन अब 2D में तो एग्जिस्ट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3D में। तो जो पथ बनाते हैं अपने यूं जाते हैं, यूं, यानी ये हो जाएगा परवलय। तो आंसर नहीं दिया, अच्छा ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा परवलय। हालांकि मिसप्रिंट है क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन होगा उस हिसाब से पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे परवलय। अगला है 100 वाट 220 वोल्ट का। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, P=VI क्यों नहीं रखते हैं या I क्यों नहीं रखते हैं। देखो क्वेश्चन ढंग से समझो, एक मान लेते हैं बल्ब है, ये मान लेते हैं एक बल्ब है। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, देखो एक बल्ब पे जो मार्क्ड चीज होती है वो अलग होती है, और जो लिखा है ना इस तरीके से कि 100 वाट और 220 वोल्ट, ये छपा हुआ चीज होती है। जैसे छपा हुआ प्राइस होता है वैसे छपी हुई चीज होती है, ये इसके खुद के पैरामीटर होते हैं। यानी ये बस जो बल्ब होगा 100 वाट ही झेल सकेगा और 220 वोल्ट झेल सकेगा। यानी जो 220 वोल्ट है ये इसकी मैक्सिमम वोल्टेज सैनिक की पावर है, मैक्सिमम वोल्टेज बियर करने की कैपेबिलिटी, यानी इससे ज्यादा वोल्टेज वो नहीं लेगा, और इससे कम चल तो जाएगा लेकिन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, पहले हमेशा ध्यान रखना आई कभी ना निकालना, क्योंकि धारा जो होगी वो उस पर डिपेंड करेगी कि हम घर में कौन सी धारा इसको दे रहे हैं या घर में कैसा वोल्टेज लगा है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये बल्ब है, इसमें लिखा है कि ये बल्ब जो होगा वो देगा 100 वाट और जलेगा 220 वोल्ट पे। लिखते हैं 100 वाट और 220 वोल्ट पे जलेगा, या 220 वोल्ट झेल सकता है। अब जो घर में हम दे रहे हैं वोल्टेज इसको, तो हो सकता है वो वोल्टेज 200 ही हो,
और जो 200 वोल्टेज होगा उसके ही हिसाब से तो धारा जाएगी। यानी ये वोल्टेज वो होता है जो हम इसको दे रहे होते हैं, और ये वोल्टेज वो होता है जो ये बियर कर सकता है। ये थोड़ा समझना। और इस कंडीशन में कभी भी हम लोग धारा नहीं निकालते हैं। धारा क्यों निकालते हैं, देखो हम बता रहे हैं। ये P है, ये V है, यानी P इक्वल्स टू हो जाएगा VI। बच्चे क्या करते हैं, यहीं से धारा निकाल देते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। जबकि इस कंडीशन में पहले ये निकालेंगे कि अगर ये P है और ये V है तो इसके अंदर का प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध तो क्योंकि हर चीज का फिक्स होता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें धारा नहीं निकालते, पहले प्रतिरोध निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे P इक्वल्स टू VI। अब I क्या करा, I नहीं निकालना है, तभी क्वेश्चन बच्चों को गलत हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट I निकाल लेते हैं। I क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि I तो उस पर डिपेंड करेगी ना जो हम वोल्टेज देंगे, और ये वो वोल्टेज है जो ये बियर कर सकेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो फिर निकालेंगे P, I होता है क्या, V अपॉन R, तो हो जाएगा R, ये हो जाएगा P। तो इससे पहले हम क्या निकाल लें, R निकाल लें। तो R की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, R की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन P। V कितना है, V है 220, ये V वही है जो इसका मार्क है यानी छपा हुआ है, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि इस पे कितना प्रतिरोध होगा। P कितना दिया था 100, तो ये काट देंगे, आंसर हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 22 यानी हो जाएगा 484 ओम। यानी अब हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। हमने निकाल लिया क्या, हम लोग ने ये निकाला है कि इसके ऊपर जो प्रतिरोध है वो है 484 ओम का, 484। अब इसकी हम जो और भी चीज़ें वो फाइंड कर लेंगे, बची हुई चीज़ जितनी भी है। जैसे अब देखो वही क्वेश्चन घुमाया जो हमने पीछे बताया कि इस वोल्ट पे बताओ धारा कितनी होगी। यानी ये बात समझ में आ गई कि वो वोल्टेज वो था जो बियर कर रहा था, ये वोल्टेज वो है जो अब हम दे रहे हैं। तो यही तो वोल्टेज होगा जो देगा धारा। इसे कहा जाता है धारा वो होती है जो हम देते हैं, और जबकि इसमें वोल्टेज वो था जो उसमें छपा हुआ था। तो सिंपली हम लोग को पता है आर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि आर हर एक धातु का फिक्स होता है, 484 दिया हुआ इसमें। तो अब वी डैश पता, आर पता, अब सिंपल धारा निकाल सकते हैं। तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी डैश अपॉन आर। वी डैश कितना है 110, और ये कितना है 484। तो आई का मान हो जाएगा बहुत अच्छा, आई नहीं पूछा, पी पूछा है। तो पी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी इक्वल्स टू होता है वी आई। अब निकालेंगे वी आई, वी क्या है वी डैश, और वी डैश कितना आया था, ये था 110, आया नहीं था, ये दिया था। और जो आई था वो कितना था 110 अपॉन 484। अब इसको कट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको कट करने पे होगा यहाँ पर काटेंगे, अगर यहाँ पर काटे 2 से तो हो जाएगा 55, और 2 से काटेंगे तो 2 4 2, फिर से काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 55, यहाँ पे 2 होगा 2 1। अब ये 11 से जाएगा तो ये जाएगा 5, फिर से 11 से 5 हो जाएगा 11 पूरा कट, यानी 5 और मल्टीप्लाई 5, और 5 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25। तो आंसर जो होगा इसका थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 25। अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत क्षेत्र व किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट पर मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा। तो हम जानते हैं सिंपल ये फॉर्मूला था, इक्वल्स टू बी सी। ई दिया हुआ है 5 वोल्ट पर मीटर, बी निकालना है, सी हमें पता ही होता है। तो 5 अपॉन सी कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 10 8 बी। जब 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 1.666, यानी हमेशा आता रहेगा। तो इसको हम लोग स्टॉप करने के लिए 7 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 की घात आ जाएगा ऊपर 8 माइनस में, तो 1.67 10 की घात माइनस 8 ये। और मात्रक क्या हो जाता है बी का, बी के कई मात्रक होते हैं, उनमें से मात्रक एक दिया हुआ टेस्ला। अगला है और गेट में एक निवेश 0 है दूसरा 1 है, तो निर्गत क्या होगा। हम जानते हैं जो और गेट होता है वो होता है समांतर क्रम में, और जब हम जानते हैं समांतर क्रम में ये अगर एक 0 करते और इसको टच करते, तो एक भी अगर टच होता है तो हमें आउटपुट मिलता है, यानी करंट मिलेगा। तो जो निर्गत होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ए, यानी 1। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, मतलब उसका मान कितना होगा। तो लोग जानते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा की जो बंधन ऊर्जा होती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है इसकी बंधन ऊर्जा। अगला है प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति का पुष्टिकारक कारण है। यह आपके सिलेबस से हट चुका है, हालांकि इसका आंसर होता है ध्रुवण, लेकिन आपके टॉपिक से हटा हुआ है।